नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2011 का पेपर वन डिस्कस करेंगे। और पेपर वन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन। ठीक है। और ये पेपर आपका नवंबर 2011 में कंडक्ट हुआ था और ये सबसे पहला पेपर है। इसी साल से यूपी टेट आपका स्टार्ट हुआ था और यूपी टेट का ये सबसे पहला पेपर है। सी टेट भी 2011 से ही शुरू हुआ था। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण जो जल को अवशोषित करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन नंबर बी एनहाइड्राइट्स लवण, या फिर सी हाइड्रोफिलिक लवण, या फिर डी हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा क्रोड संरक्षण, दूसरा दे रखा स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी अपस्थानीय संरक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी परिधीय संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वस्थानीय परीक्षण। बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्तियों के लिए प्रयुक्त पद है। अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण किया जाता है, जिसके लिए इन प्राकृतिक आवासों को निषिद्ध क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है। जबकि वही स्थानों यानी कि अपस्थानों की बात कर रहे हैं, संरक्षण के अंतर्गत अत्यधिक संकटपन्न वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। सामुदायिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो आपको बताने के भारतीय उपमहाद्वीप में जो जल भाग में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में से जो सबसे ज़्यादा समुद्री कच्छप पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो केनेप्स रिडले, या लागर हेड, या फिर ऑलिव रिडले, या फिर फ्लैट बैक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑलिव रिडले। क्या है ऑप्शन सी? तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है सॉल्यूशन में कि भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप यानी कि सी टर्टल में सबसे अधिक संख्या ओलिव रिडले प्रजाति की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा कि विश्व उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, हिंदी में है, के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? कौन सा जो है कारक इन चारों ऑप्शन में दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर दे रखा है वाहनों से निकलने वाली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली हुई गर्म हवा, या फिर रसोई गैस। ना ही रसोई गैस, ना ही भट्टियों से निकली गर्म हवा, ना ही पेड़ पौधों से निकली गैसें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाहनों से निकली जो गैसें होती हैं वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करने में सहायक होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है
विश्व उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। बिटुमिन, ऑक्साइड, मेटालाइट या फिर अयस्क। तो इसका आ जाएगा ओर यानी कि अयस्क। अयस्क को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो क्या अवशोषित करते हैं और क्या रिलीज करते हैं। वो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। सिंपल सा आंसर। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। भूकंप जो है मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिएक्टर पैमाने में। तो आपका जो भूकंप होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बता भी रखा है इन्होंने, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है, सिस्मोग्राफ यंत्र में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो जो महासागरों में जो जल स्तर वृद्धि हो रही है, जल का जो लेवल बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं यानी कि आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ठीक है, यहाँ इन्होंने बता भी रखा है कि वैश्विक उष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों, ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। बोलता है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक गैस है जिसमें सल्फर मिला हुआ है, तो वो कौन सी है आपकी, ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ना ही ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी। तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है। वह गैस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा आंसर है, जितने पेड़ पौधे लगाओगे उतनी आपको ऑक्सीजन मिलेगी और CO2 पेड़ पौधे क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रेट कम होगा और प्रदूषण कम होगा। और जो सी लेवल है यानी कि समुद्र में जो पानी का लेवल है वो भी डाउन होगा, क्योंकि आपके ग्लेशियर कम पिघलेंगे, गर्मी कम होगी। तो यहाँ बता भी रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण, वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
तो सिंपल सा आंसर है 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि इस दिन पर्यावरण के मुद्दों पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर। ओजोन क्या कर लेती है, जो भी आपकी सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ओजोन स्तर आ जाए या फिर समताप मंडल आ जाए। ओजोन स्तर आपके समताप मंडल में ही होता है, तो समताप मंडल, अगर ओजोन स्तर नहीं आएगा तो समताप मंडल आएगा ऑप्शन में, तो वो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। परावैंगनी किरणों से पृथ्वी के उष्णता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है। किस जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो किसी जगह का जो फ्लोरा और फैना है वो पेड़ पौधे और जंतुओं को क्या करता है? सूचित करता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। क्या बोल रहा है? फ्लोरा और फैना पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के दो अर्थ हैं। एक, वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है, जबकि फ्लोरा पुस्तक या अन्य कार्य जिसमें वनस्पतियों और पौधों के रेखाचित्र के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों की पहचान और वितरण होते हैं, उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरिस्टिक्स कहलाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जहाँ पर आपके बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी होती है, भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे हों, जल हो, जंतु हो, जानवर हों, तो वो होता है। ना ही वायु, ना ही जल, ना ही मृदा, तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा कि कौन जीवीय कारक नहीं है? तो ऐसा आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में जीवीय कारक नहीं है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, सूक्ष्म जीवों में भी जीवन होता है, और जंतुओं में भी जीवन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तर। तो प्रस्तर क्या है? एक आपका अजैविक कारक है, जीवीय कारक नहीं है ये, अजैविक। जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक होते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं आपके स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, या फिर प्रकाश मंडल में? तो जो अधिकतर पेड़ पौधे आपके स्थल मंडल में तो मिलेंगे। मैक्सिमम जो पेड़ पौधे आपके कहाँ मिलते हैं? स्थल मंडल में मिलते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए स्थल मंडल पर आपको पेड़ पौधे ज़्यादा मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बोलता है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं जो दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्केवेंजर। पैरासाइट भी नहीं होंगे,
डिकम्पोज़र भी नहीं होंगे, ओमनीवोर भी नहीं होंगे। तो स्कैवेंजर मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी या फिर गिद्ध या फिर आदि। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी सीएनजी होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका कौन सा ऑप्शन बता रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दाबित प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किग्रा वर्ग सेमी तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव मीथेन, ईथेन और प्रोपेन है। ठीक है, सीएनजी के अवयव कौन कौन से हैं? मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा रीज़न है इन चारों ऑप्शन में से जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? आपकी CO2 की इंक्रीमेंट से। CO2 का जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि गैस के। और गैस किस में आती है? आपकी वायु में। तो वायु प्रदूषण की वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। तो बोल रखा है यहाँ पे वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक ऊष्मान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा करती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा कि महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग। आवृत किया है महासागरों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 3/4, 3/4, 1/2, 1/4 या फिर 2/3। तो इसका आंसर इन्होंने बता रखा है 3/4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसका। तो ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल, जलीय भाग को, पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहा जाता है। इसमें सागर, नदियाँ, महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 3/4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। ओके, सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करने वाले हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी से क्या हो रहा है? हमारा वायु प्रदूषण में ये अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। धुआं या कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें तथा जलती हुई लकड़ी या तारकोल के जलने से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। बोल रहा है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का डैश का प्रयोग करता है। ठीक है, तो किसका भाग क्या एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम
डैश का प्रयोग होता है, तो थैली का, प्लास्टिक की थैली होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बता रहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है। इसलिए इसके प्रयोग पर रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। और आपको ध्यान होगा तो ये जो कदम उठाया था पॉलीथीन को बैन करने का, जो सबसे पहला कदम उठाया था विश्व में, वो बांग्लादेश ने उठाया था। ठीक है। भारत तो बहुत टाइम बाद अभी भी कहाँ बैन हुई है। अभी भी सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बैन है, और सब जगह तो नाम चार के लिए ही बैन है। ठीक है। बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 24 की। बोल रहा है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो सिंपल सा आंसर है 21%। नाइट्रोजन 78%। यहाँ पे बता रहा है कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग CO2 मतलब 0.03% तथा शेष 0.9% गैसों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करने वाले हैं। परम तापमान पैमाना कौन सा है। परम, तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है। परम तापमान पैमाना केल्विन पैमाना होता है, और परम तापमान टी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं। टी से। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं तथा पौधों द्वारा नहीं, इनके द्वारा तो नहीं होगा, जंतुओं द्वारा, वायरसों द्वारा भी नहीं होगा, सभी हरे पौधों द्वारा। ठीक है। जितने भी आपके ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं वो सारे क्या करते हैं, प्लांट प्रकाश संश्लेषण को संपादित करते हैं। तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोनेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो इसका आंसर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO क्या करती है, आपकी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है पूरे विश्व में। और WWF और पैटा क्या करते हैं, आपके लुप्त प्राय जीवों तथा सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करते हैं। यानी कि जीवों से संबंधित आपके WWF और पैटा है, PETA। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। अगर आप कीटनाशकों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा। ध्वनि प्रदूषण, रॉन्ग आंसर है। वायु प्रदूषण, रॉन्ग आंसर है। इससे क्या होगा, आपका जल प्रदूषण होता है। एक प्रदूषण और होता है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, मृदा प्रदूषण। जब आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो तो आपकी जो मिट्टी है वो कुछ टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उर्वरक हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है जब आप करते रहते हो कीटनाशकों का प्रयोग या फिर इस तरह के खाद वाद का प्रयोग, तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, वो डैमेज होने लगती है। ठीक है, लेकिन वो टाइम एक साथ नहीं होगी, वो धीरे धीरे डैमेज होती है। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। बात करेंगे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। सिंपल सा आंसर है डेसिबल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
कागज़, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो ये जो था आपका यूपी टेट 2011 का पेपर था, और पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम। और हमने जो डिस्कस करे हैं आज ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन आए थे 2011 में, वो सब हमने डिस्कस किए हैं। और ये यूपी टेट का पहला पेपर था। यहीं के बाद से मतलब ये पहला पेपर कराया था यूपी टेट ने 2011 में। सी टेट भी पहली बार 2011 में ही कंडक्ट हुआ था।